नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। रात के ठीक 9:30 बज चुके हैं। आप फेसबुक पर हैं और पंजाब के सीटीवी हिमाचल देख रहे हैं। मैं संजीव शर्मा आपका होस्ट हाजिर हूं रोज की तरह प्राइम टाइम बुलेटिन लेकर। विपिन अत्री जी, राहुल जी, वंशिज कोहल जी, राजेश गंगोत्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तमाम लोग और जुड़ रहे हैं तेजी से, लेकिन मैं नाम उन्हीं के ले पाता हूं जिनके यहाँ कमेंट्स आते हैं, क्योंकि बाकी कोई व्यवस्था नहीं है दूसरी की कैसे पता किया जाए। श्याम कुमार जी, थैंक यू वेरी मच। राम राम आपको भी। और जो लोग कमेंट करेंगे मैं उनका नाम ले सकता हूं जी। खेमचंद जी, थैंक यू वेरी मच। विजय कुमार जी, कपिल सिंह गुलेरिया जी, मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप कैसे हैं? विपिन अत्री जी, गुड इवनिंग। सौरभ लखनपाल जी, कैसे हैं आप लोग? विनोद बालिया जी, नमस्ते। संजू शर्मा जी, कंचन शर्मा जी, सबका स्वागत है जी। अनुराग बालिया जी, राजकुमार जी, नर्मदा शर्मा जी, राजेश जी, अवनीश अवस्थी जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सिंगर श्वेता राणा जी, नमस्कार। वंशिष गोयल, गुड इवनिंग। सुमेश शर्मा, लवनीश वर्मा, कंगना प्राशर जी, दिलीप ठाकुर जी, संदीप रणावत जी, दीना राणा जी, कुशाल शर्मा जी, अमित हीर जी, सुमेश शर्मा जी, हरि किशोर जी, थैंक यू वेरी मच। रोहित राणा जी, बॉबी गुलेरिया जी, सुमेश जी, संदीप गौतम जी, अनन्या गोस्वामी, मोहित कौशल, ठाकुरदास जी, राजीव बिष्ट जी, राम गुरंग जी, संदीप रावत जी, सुमेश शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस जी। आज के बुलेटिन की मुख्य खबरें आपकी नजर हैं। यूक्रेन में रहने वाले छात्रों को फिर से भारत ने एडवाइजरी जारी की है। उसके बाद एक बार फिर से परिजनों में चिंता है, क्योंकि वहां पे जो हालात हैं वो लगातार जो है असामान्य होते जा रहे हैं। हम उसको ये तो नहीं कह रहे कि युद्ध है, लेकिन टेंशन बढ़ी हुई है वहां पे। ऐसे में वहां पे एक बार फिर से जो कीव में हमारा भारतीय दूतावास है, उसने भारतीय नागरिकों, खासतौर से छात्रों को जो वहां रह रहे हैं, उनको ताकीद की है कि वे जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़कर इंडिया चले जाएं और वो अपने कॉन्ट्रैक्टर जो है उनसे जो है वो संपर्क करें, ताकि चार्टर्ड फ्लाइट्स और जो नॉर्मल फ्लाइट्स हैं उनमें उनको सीट्स लेकर जो है वो जा सके। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो वहां ठेकेदार बैठे हैं, ये ट्रेवलिंग वाले, उन्होंने वहां अपने दाम बढ़ा दिए। बच्चों की प्रॉब्लम यह है जो सरकार को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि 60,000 का टिकट, 70,000 का टिकट जो है 2 लाख से ऊपर में बिक रहा है। ऐसी स्थिति में अगर सरकार को चिंता है, तो अब हम सीधे तौर पे कह रहे हैं कि अगर सरकार को चिंता है, जो कि होनी भी चाहिए, तो स्पेशल फ्लाइट्स का इंतजाम किया जाए और जो नॉर्मल किराया वो लिया जाए बच्चों से। हम ये नहीं कह रहे कि फ्री लाया जाए, लेकिन बहुत से छात्रों ने ये भी कहा है, मीडिया के अलग अलग वर्गों में आ रहा है कि उनको एयरलिफ्ट करा लिया जाए, दे आर रेडी टू कम। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनको सीट्स नहीं मिल रही हैं, और जो मिल रही हैं उनकी बुकिंग डेट्स लंबी है और ऊपर से पैसा ज्यादा लिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वो परेशानी में है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका पैसा भी चला जाए और वो देश भी वापस नहीं आ पाए। इसलिए वो मदद की गुहार भारत सरकार से लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की और देश के कुल मिला के 18 से 20,000 बच्चे वहां पे पढ़ते हैं। हिमाचल सरकार के जो पास अभी डाटा उतना नहीं है, लेकिन जो आधिकारिक डाटा नहीं है इसका अभी कोई आया है, लेकिन जो गैर आधिकारिक डाटा है वो बताता है कि हिमाचल प्रदेश के 1800 के आसपास बच्चे वहां पढ़ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के सरकार ने एक मुहिम चलाई थी, उसमें 116 लोगों का ही कंफर्मेशन आया था अभी कि वहां है। लेकिन फिर भी हम भी आपसे ये आग्रह करते हैं कि आप में से अगर किसी का बच्चा वहां पढ़ रहा है या किसी के जानने वालों का बच्चा वहां पढ़ रहा है, तो उनको भी कहिए कि वो सरकार को इसकी सूचना दे, ताकि पता लग सके कि आपका बच्चा कहाँ है, कहाँ नहीं। इवैक्यूएशन होना है, उसको लिफ्ट करना है तो कैसे करना है, कैसे नहीं, इससे उसको ही लाभ होगा। तो काइंडली इसको देखिए। ये इस वक्त की जो बड़ी खबर है। और बाकी जो है, पंजाब में मतदान हो गया है, प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में बंद हो गया है और कम मतदान ने दुखी सबकी बढ़ा दी है। पूरी सारगर्भित चर्चा करेंगे पंजाब के चुनाव पे, और आपको यह भी बताएंगे कि स्वर्ण मोर्चा ने क्या सख्त चेतावनी दी है, उन्होंने क्यों अब शिमला में जो दिल्ली में आंदोलन हुए किसानों के, उस तरह की धमकी क्यों दी है, उस तरह की चेतावनी क्यों दी है, इसकी भी बात करेंगे। सीएम अभी एम्स में ही रहेंगे। हालांकि उनके तमाम टेस्ट, कल भी ये कहा गया था कि सामान्य है, आज फिर सरकारी प्रवक्ता ने दोहराया कि उनके टेस्ट सारे ओके हुए हैं। अब कोई टेस्ट उनका नहीं होना है, लेकिन उनको ऑब्जर्वेशन पे रखा गया है। वो कम से कम 1 या 2 दिन, यानी कल और परसों, 2 दिन का मतलब परसों होगा और 1 दिन का मतलब कल होगा, तो ये अभी वहां एम्स में ही भर्ती रहेंगे। उधर सत्र से पहले कांग्रेस ने बीजेपी पर हमले किए हैं। ये हमले मंडी से, हमीरपुर से, जो गढ़ माने जाते हैं बीजेपी के, वहां से हुए हैं। आधे कर्मचारी
अभी भी गुस्साए हुए हैं वेतन विसंगतियों को लेकर, और जो आधे हैं, चाहे वो एनएचएम वाले हैं, चाहे जल रक्षक हैं, चाहे दूसरे लोग हैं, उनका सब्र टूट रहा है, चाहे वो डॉक्टर जी हैं, उनका सब्र टूट रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है और जारी रहेगी जब तक की कोई बातचीत नहीं होती। लेकिन 2 घंटे से ज्यादा की जो पेन डाउन स्ट्राइक वाला जो मामला था उनका, वही जारी रहेगा 2 घंटे वाला। 2 घंटे से ज्यादा का मामला भी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने एक जेंटलमैन प्रॉमिस किया है डॉक्टर्स ने कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री ठीक होकर दिल्ली से नहीं आते, वो अपने आंदोलन का अगला चरण में नहीं जाएंगे। बातचीत के बाद ही इसका कोई फैसला करेंगे। एक एक करके इन तमाम खबरों की जो है हम आपको जानकारी देंगे, लेकिन पहले चर्चा कर लेते हैं पंजाब के चुनाव की, जिसको लेकर आपकी नजरें होंगी, बिल्कुल होंगी वहां पे। और हर कोई जानना चाहता है कि आखिर पंजाब में हो क्या रहा है, या फिर वहां होगा क्या, हो क्या रहा है। हो तो वहां मतदान रहा था दिन में, और अब इंतजार हो रहा है। और आज जो है पंजाब के 24,740 बूथों पे 1304 कैंडिडेट्स का भविष्य 117 सीटों के लिए ईवीएम में बंद हो गया। किसकी लॉटरी लगेगी, किसकी नहीं लगेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो स्थितियां हैं वो बड़ी दिलचस्प हो गई हैं, क्योंकि जो वोटिंग के आंकड़े आए हैं 5 बजे तक, तो ये जो है ये 63% बताया गया था, लेकिन अब फाइनल फिगर जो है वो 68% के आसपास बताया जा रहा है। और इस लिहाज से अगर देखें तो पिछले जो विधानसभा के चुनाव थे उसके मुकाबले ये 9% कम है, पूरे 9% कम है। जबकि दूसरी हकीकत और देखिए कि पंजाब में इस बार वोटर जो थे वो लगभग 7 से 8% ज्यादा थे। इस बार 2 करोड़ 14 लाख वोटर थे, और ये 15 लाख जो है वो लगभग 15 लाख वोटर ज्यादा थे पिछली बार से। इसमें से भी जो है 2.5 लाख वोटर वो थे जो 18 से 19 साल के बीच के ही हैं। तो 15 लाख वोटर ज्यादा थे। ऐसे में 7% वोटर ज्यादा थे, तो ऐसे में जो मतदान है उसमें 7% का इंक्रीज जाना चाहिए था, लेकिन ले दे के 9% का डिक्रीज है 2017 के मुकाबले। ऐसे में दिस इज द टाइम टू रीराइट द बुक्स इन पंजाब। पंजाब के जो नतीजे आएंगे वहां पे क्या जो चुनावी किताबें हैं उनको दोबारा से लिखा जाएगा। बहुत सारे चर्चे हैं, बदलाव होगा, वो आएगा, ये जाएगा, ये आएगा, वो जाएगा, ये तमाम चर्चे हैं। ये चर्चाएं अभी लगातार रहेंगी 10 तारीख तक। उसके बाद चर्चाओं को विराम मिलेगा जब 10 तारीख को ईवीएम खोलनी शुरू होंगी। लेकिन जो ट्रेंड्स हैं उनके ऊपर अगर आप करें तो आप सब जानते हैं कि कम वोटिंग को लेकर किताबों में क्या लिखा है। हालांकि अब किताबों की तस्वीरें किताबों में रह जाती हैं, लेकिन फिर भी कम वोटिंग ने तमाम दलों की धुकधुकी बढ़ा दी है। 3 रीजन में पंजाब बटा हुआ है, पूरे 3 रीजन में पंजाब बटा हुआ है, माझा, मालवा और दोआबा में। अगर इसको देखें तो माझा वाला जो हिस्सा है वो है रावी और ब्यास के बीच में। पंजाब 5 नदियों की जो है धरती कहा जाता है, उस लिहाज से हम इसको आपको बता रहे हैं, विश्लेषण उस लिहाज से कर रहे हैं माझा, मालवा, दोआबा का। और ये जो है माझा वाला जो एरिया है उसमें पठानकोट, अमृतसर, तरन तारण और गुरदासपुर ये जिले आते हैं, और यहाँ पे 25 सीट है, 25 सीटें। मजीठिया और सिद्धू की सीट भी यहीं पे है। लेकिन दिलचस्प ढंग से आज सबसे कम मतदान अमृतसर में हुआ है जी। अमृतसर का जो मतदान है वो 61% के आसपास है। पूरे पंजाब में सबसे कम मतदान अमृतसर में हुआ है। हालांकि अमृतसर ईस्ट में जहां से सिद्धू और मजीठिया लड़ रहे हैं वहां कितना हुआ है कितना नहीं, ये जो है अभी इसका इस तरह का डिटेल जो है वो नहीं आया है। लेकिन अभी बाकी जो चीजें हैं वो निश्चित तौर से लोगों के जहन में होंगी। बाकी जिलों पे भी जो है परेशानी है। और माझा का हमने चर्चा किया। इसके बाद दोआबा आता है। दोआबा में 23 सीटें। दोआबा में जो है ये ब्यास और सतलुज के बीच के इलाके को जो है दोआबा कहते हैं। और इसमें जो है मूल रूप से जो है जलंधर, कपूरथला, होशियारपुर, फगवाड़ा, नवा शहर ये जिले जो है इसमें आते हैं, ये जिले इसमें आते हैं। और इनमें 23 सीटें हैं। उधर सबसे ज्यादा सीटें हैं मालवा में। मालवा जो है बड़ी बेल्ट है और इसमें 14 जिले आते हैं पंजाब के 23 में से। इसमें 69 सीटें, 69 सीट्स। और पंजाब में अगर किसी को सत्ता बनानी है तो उसको चाहिए 59 सीट्स। इसलिए इंपॉर्टेंट है जी, इंपॉर्टेंट है मालवा। लेकिन अभी जो जिलों का हमारे पास परसेंटेज आया है, अमृतसर में जो है 61% है, मोहाली में जो है वो 63% है, कपूरथला में 62% है, गुरदासपुर में 64% है। जालंधर की अगर हम बात करें तो जालंधर का जो परसेंटेज है
वो 62% है जी। बरनाला का 71% है, बठिंडा का 74% है, फरीदकोट का 68% है, फतेहगढ़ साहिब का 73.9 है यानी 74, फजिल्का में 75%, फिरोजपुर में 73, गुरदासपुर में ये माझा में ही पड़ता है 69%, होशियारपुर में दोबा में पड़ता है 65%, जलंधर में 62 बताया, कपूरथला में 66, लुधियाना में 63, मानसा में 78, मोगा में जो है 69, मलेरकोटला में 75, पठानकोट में 72, पटियाला में 71, रोपड़ में 70, मोहाली में 62, संगरूर में 74 और नवांशहर में 67, मुक्तसर में 76, तरन तारण में 64। तो सबसे ज्यादा मानसा में वोटिंग हुई है जी 78% और सबसे कम अमृतसर में हुई है 61% के आसपास। तो आप इससे आइडिया लगा लीजिए कि कहां क्या होने वाला है। कुल मिला के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दो सारे के सारे 117 की 117 सीटों पर लड़ रहे हैं। बीजेपी 65 सीटों पर लड़ रही है, उसका गठबंधन है पंजाब लोक कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की है उसके साथ, उनको 37 सीटें दी गई है और सुखदेव सिंह ढींढसा की जो शिरोमणि अकाली दल संयुक्त है उसके साथ है 15 सीटों पर वो लड़ रहे हैं। तो ये तीनों बीजेपी, पीएलसी और शिरोमणि अकाली दल ज्वाइंट जो है वो 15 सीटों पे ये चुनाव लड़ रहा है, 37 पे वो, 65 पे, 117 पे जिन। और शिरोमणि अकाली दल जो बीजेपी का पुराना बादल वाला अकाली दल था, जो पुराना सहयोग था, वो 97 पे लड़ रहा है और 20 सीटें उसने बसपा को दी हैं और उनके साथ जो उनका इस तरह से जो है वो गठबंधन उनका चला हुआ है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यही है कि सब लोग जानना चाह रहे हैं कि वहां होगा क्या जी, ये देखना होगा। 2017 में 76.83% यानी उसको 77% मान लीजिए और 2022 में जो है लगभग जो है 9% से कम 68% जो है वो वोटिंग हुई है। तो ये पंजाब का मामला था, 10 तारीख को पता चल जाएगा। और क्योंकि इसलिए भी मैंने इसकी चर्चा करी कि पंजाब का बहुत असर यहां पड़ेगा और पड़ रहा है। आपने देखा होगा इस बार बहुत से लोग मुखर थे। उधर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पंजाब के आज पोलिंग खत्म हुई है और हिमाचल प्रदेश में जो है सियासी तीर चलने अभी से शुरू हो गए हैं। कांग्रेस ने आज बीजेपी पर हमले बोलने शुरू करे। ये हमले मुख्यमंत्री के गृह जिले मंडी में और पूर्व मुख्यमंत्री के गृह जिले हमीरपुर में हुए। मंडी में जो है लोकसभा सांसद प्रतिभा सिंह ने आपका सांसद आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो है मुख्यमंत्री के बिल्कुल पड़ोस वाली जो कंस्टिट्यूंसी है नाचन से उनको लीड मिली थी, वहां पे जो है उन्होंने एक ग्राम पंचायत है डुगराई में जनसभा की, नुक्कड़ सभा की और उसके बाद बाकी जगहों पे भी वो गई और वहां पे उन्होंने जो है महंगाई को लेकर जो है घेरा इन्होंने और इन्होंने कहा है कि अब तो सिलेंडर का रेट सुनकर भी करंट लगता है। हमारे समय में 400 साढ़े 400 रुपए में था और अभी जो है 1000 को पार कर रहा है। ऐसा ही कुछ जो तंज है वो राजेंद्र राणा ने हमीरपुर में आज कसा। उन्होंने भी आज यूथ सम्मेलन के बहाने अपने विधानसभा क्षेत्र सुजानपुर में चुनावी ताल ठोक दी एक बार फिर से और वहां पे उन्होंने तमाम चीजों के साथ जो है इस बात के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा। तो इससे एक संकेत मिलता है कि कांग्रेस पार्टी ने जो है एक कोई सेट फॉर्मेट बना लिया है कि इन चीजों को लेकर जो है बीजेपी को घेरना है। लेकिन दिलचस्प यह है कि इससे पहले कि कांग्रेस विधानसभा के अंदर घेरे, क्योंकि 23 तारीख से विधानसभा का सेशन हो रहा है, कांग्रेस ने जो है ये सारी चीजें जो है ये बाहर करनी शुरू कर दी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है जी। और इसके क्या परिणाम होंगे, कांग्रेस की राजनीति में भी कुछ ना कुछ तो देखने को मिलेगा इससे। ये सारी चीजें जो हैं ये बिल्कुल अभी आने वाले समय में सामने आएंगी। और इधर जो है अब स्वर्ण मोर्चा एक बार फिर से सरकार से नाराज हो गया है। स्वर्ण मोर्चा के जो अध्यक्ष है रोमी ठाकुर, उन्होंने कहा है कि विधानसभा सत्र के दौरान पिछली बार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वादा किया था कि हम लोग जो है स्वर्ण आयोग को बजट सत्र से पहले लागू कर देंगे और उन्होंने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दी थी। उसमें कहा गया था कि हम जो है इसके लिए जो है कमेटी बनाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी तक जो है कमेटी का गठन नहीं हुआ है और यदि 15 मार्च तक जो सामान्य वर्ग आयोग हो गया, जिसको ये स्वर्ण आयोग बोल रहे हैं रोमित सिंह ठाकुर, अगर उसका गठन नहीं किया गया तो 16 मार्च से आंदोलन शुरू किया जाएगा और इसके लिए जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री को स्वयं आना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन पूरे प्रदेश के स्वर्ण समाज के लिए है और इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार पर होगी। उन्होंने कहा कि आक्रोश झेलना पड़ेगा इसके माध्यम से सरकार को और 16 मार्च को रात 12 बजे से शिमला की घेराबंदी कर दी जाएगी। यानी उन्होंने एक अल्टीमेटम दे दिया है।
कि 16 मार्च को अगर तब तक गठन नहीं हुआ तो शिमला की घेरेबंदी कर दी जाएगी और पूरी तरह से राजधानी को जो है सील कर दिया जाएगा और जो है इसकी जिम्मेदारी सरकार पर होगी। उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को जो है हुआ था उसका पार्ट 2 भी फिर इसी तरह से होगा और उसको जो है उसको लेकर कोई मुगालते में न रहे। स्वर्ण समाज में जो है बहुत ज्यादा इसमें आक्रोश है, लेकिन ये अपने आप में दिलचस्प है कि उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर 15 तारीख तक कोई चीज नहीं उनके लिहाज से हुई और गठन नहीं हुआ, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर राजनीतिक आदमी को किसी को डाला गया स्वर्ण आयोग में तो फिर उसका भी विरोध होगा। तो निश्चित तौर से ये इनके कहने का मतलब ये है कि सरकार इनको बुलाए और इनके साथ बातचीत करके अगली रूपरेखा तय करे, और अगर नहीं होती है तो 16 मार्च से राजधानी शिमला की ये नाकेबंदी कर देंगे। ये मामला ये है। उधर ये अकेला वर्ग नहीं है जो सरकार को चुनौती दे रहा है। संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने भी आज डबल अटैक किया सरकार पे। एक अटैक जो है उनके प्रवक्ता ने जो है प्रवक्ता या सहयोगी कह लें, हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी सेवाएं महासंघ विनोद गुट के अध्यक्ष जो विनोद हैं और 40 संगठनों का जो संयुक्त कर्मचारी मोर्चा है महासंघ है उसके मुख्य सलाहकार ने आज जो संशोधित वेतनमान को लेकर सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि उनका संगठन प्रदेश के कर्मचारियों के मध्य जाएगा। और वैसे तो 3 साल से संपर्क में है, लेकिन संशोधित वेतनमान के मसले को हल करवाने पर जो है एक बार फिर से जो है उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन जो है उसको ले जाएंगे और हर कर्मचारी से बातचीत करके जो है सरकार की जवाबदेही जो है इस मामले में तय की जाएगी। उधर जो है संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने आज मंडी में एक बैठक जो है वो करी। उन्होंने कहा कि आज हमने मंडी में बैठक करी है वेतनमान की विसंगतियों को लेकर, उसके बाद कल वो कांगड़ा में बैठक करेंगे, फिर परसों 22 तारीख को जो है वो चंबा में बैठक करेंगे और इस तरह से हर जिले में बैठक की जाएगी और जरूरत पड़ी तो वे विधानसभा का घेराव भी करेंगे। हालांकि उन्होंने इसकी कोई डेट नहीं दी है। विधानसभा के घेराव की डेट जिन्होंने दी है वो एनपीएस कर्मचारी संघ है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर 3 मार्च से पहले ओल्ड पेंशन की घोषणा नहीं की गई तो वे 3 मार्च को विधानसभा का 1 लाख कर्मचारी जो है न्यू पेंशन संघ वाले, वो 1 लाख कर्मचारी शिमला में विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले 23 तारीख से वो सिराज से ही अपनी पदयात्रा शिमला चलो शुरू कर रहे हैं और इसको पदयात्रा, न्याय यात्रा इस तरह के नाम दिए गए हैं। 23 तारीख से वो शुरू कर रहे हैं और फिर ये हर जिले में से जो है इसको शुरू किया जाएगा और फिर जिलों से होती हुई ये उन्होंने आह्वान किया है कि 3 तारीख को अगर तब तक कोई बात नहीं बनी तो 3 तारीख को जो विधानसभा का घेराव किया जाएगा। उधर अगली खबर का रुख करते हैं। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर यानी पीजी की जो डिग्री कोर्स की परीक्षा है वो 3 मार्च से शुरू हो जाएंगी। प्रदेश भर में बनाए गए 42 परीक्षा केंद्रों में करीब 60,000 छात्र छात्राएं परीक्षा में बैठेंगे। विश्वविद्यालय ने पीजी के सभी कोर्सेज की डेट शीट को अपनी वेबसाइट पर जारी कर दिया है। आप जो वहां पे जो है शेड्यूल देखकर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अप्रैल माह तक ये पीजी की जो परीक्षा वो चलेगी और 22 कोर्स की परीक्षा जो है इसमें जो होगी। और विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड जल्द ही विश्वविद्यालय के पोर्टल पर जो है मिलना शुरू हो जाएंगे पोर्टल पर। और इंटरनल असेसमेंट अपलोड करने को जो है 3 दिन एचपीयू ने डेट शीट जारी करने के बाद पीजी कोर्स चला रहे संस्थानों विभागों को हर छात्र का इंटरनल असेसमेंट ऑनलाइन अपलोड करने के लिए 3 दिन का समय दिया है। इसके बाद छात्र अपना परीक्षा रोल नंबर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। तो ये तो थी पीजी की जो डेट शीट उसके से संबंधित मामला। उधर कुछ जो कर्मचारी संगठन है, कुछ को तो मैंने कहा कि वो तो आ गए हैं आंदोलन पे, कुछ जो है अभी उनका सब्र टूट रहा है। सबसे पहले सब्र टूट रहा है डॉक्टर्स का। हालांकि डॉक्टर्स ने ये जरूर कहा है कि जब तक मुख्यमंत्री दिल्ली से नहीं आते हम लोग जो है अगला स्टेप को नहीं उठाएंगे, लेकिन लगातार 10 तारीख से ये मामला उनका चल रहा है और आज उनका जो है 11वां दिन था जी उनकी स्ट्राइक का। और कल क्योंकि आज संडे था तो आज उसको उस तरह से हम नहीं देखते, लेकिन कल से फिर जो है उनकी 2 घंटे की जो है स्ट्राइक जो है यथावत रहेगी और तब तक रहेगी जब तक मुख्यमंत्री से उनकी बातचीत नहीं हो जाती। तो मुख्यमंत्री को जो है एम्स का जो बुलेटिन आया, जो गवर्नमेंट के स्पोक्समैन ने हमारे साथ से जो है उसको शेयर किया है, वो बताता है कि 1 या 2 दिन यानी कल या परसों भी जो है वो एम्स में रेस्ट। ऐसी स्थिति में ये मामला आगे खिंच सकता है और जितना ये मामला आगे खिंच रहा है लोगों को उतनी परेशानी हो रही है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि 5,000 डॉक्टर्स की जो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है उससे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं चरमरा गई हैं हिमाचल प्रदेश में और लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि ये सामान्य ओपीडीज को ज्यादा हिट कर रही है ये स्ट्राइक और जो इमरजेंसी सेवाएं उनको सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद परेशानी तो परेशानी है और वो बनी हुई है जी। परेशान अब जो है जल रक्षक संघ भी है। जल रक्षक संघ भी है।
उनका भी सब्र टूट रहा है। उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने अब अपना जो एक आंदोलन का स्वरूप था उसको थोड़ा सा और चेंज करने की कोशिश करी है। वो तमाम विधायकों और मंत्रियों को जहां जहां वो मिल रहे हैं वहां वो अपना मांग पत्र दे रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार फिर से तय किया है कि वे पहले उन्होंने 3 तारीख को किया था तय कि हम लोग जो है शांतिपूर्ण रैली करेंगे, लेकिन उससे पहले उनकी बातचीत हुई जल शक्ति मंत्री के साथ और उन्होंने उनको आश्वासन दिया, तो उसके बाद वो चुप रह गए थे। लेकिन उनको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका मुद्दा भूल ही जाए। अक्सर ऐसा होता है कि आंदोलन वापस हो गया तो फिर मामला लंबा खिंच जाता है, जैसे कि एनएचएम वालों का खिंचा। एनएचएम वालों ने एक दिन स्ट्राइक करी, अगले दिन उनको बातचीत के लिए बुलाया, उसके बाद जो मामला गोल है उसकी चर्चा करते हैं। लेकिन पहले जल रक्षकों की बात कर लेते हैं। 9,000 जल रक्षक जो हैं अब 26 तारीख को अपनी मांगों को लेकर विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़कर माननीय जल शक्ति मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। ये उन्होंने तय किया कि हम विधानसभा के दौरान उनको मिलेंगे, ताकि जो है जो बजट है जिसमें कहा गया है कि उनकी मांग को एड्रेस किया जाएगा, उसको लेकर वो अपना ध्यान फिर से जो है वो आकृष्ट करा सकें और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर जो है वो ये इंश्योर कर सके कि उनकी मांग जो है उसको एड्रेस किया जाएगा बजट में, जो कि वादा किया गया है। तो ये 9,000 लोग 3600 रुपए प्रति माह पर अभी पूरा पूरा दिन काम करते हैं, कहने को अंशकालिक हैं, और इनका यही कहना है कि 7 साल से ऊपर जिनको हो गए हैं उनको आप जो है कोई नीति बनाकर अनुबंध पे ले लीजिए, और जिनको अभी 7 साल नहीं हुए हैं उनके पैसे इतने बढ़ा दीजिए कि कम से कम लगे कि कुछ तो हो रहा है, कहीं तो नौकरी पे है, कहीं तो आस है। अदरवाइज 3600 रुपए में क्या बनता है। उधर एनएचएम वालों की मैंने बात करी, उनका मामला भी अभी लटका हुआ। मीटिंग जो हुई थी 3 फरवरी को, उसके बाद मिनट्स नहीं आए हैं, कमेटी बनाने की बात कर दी गई है, कुछ 1-2 नाम मांगे गए हैं, लेकिन अभी जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा आश्वासन देने वाली कोई बात जो है उस पर हो ग्राउंड पे, वो नहीं दिख रही है। तो ये सारी चीजें मुझे लगता है कि इसलिए भी थोड़ी कुंद पड़ी हुई हैं कि माननीय मुख्यमंत्री यहां नहीं है, क्योंकि अदरवाइज वो वहां रहते हैं तो वो पूरी तन्मयता के साथ और पूरी मन के साथ जो है वो लोगों की समस्या सुलझाने के लिए जो है तत्पर रहते हैं। और जब वो नहीं होंगे तो निश्चित तौर से कोई ना कोई फर्क तो पड़ेगा ही, और अफसर भी थोड़ा लीनेंट हो जाते हैं। आज अब कोविड की बात कर लेते हैं एंड में। आज 3 डेथ हुई हैं, एक चंबा में 68 ईयर की फीमेल की, एक कांगड़ा में 55 ईयर के मेल की, और एक शिमला में 70 साल के फीमेल की। इसके अलावा जो केसेज हैं आज वो थोड़े बहुत ज्यादा कम है, क्योंकि संडे का उसमें असर रहता है। आज कुल मिला के 152 केसेज आए हैं, 222 जो है वो रिकवर हुए हैं। रिकवरी भी देखा जाए तो उस लिहाज से कम है, और एक्टिव केसेस जो है अब 2000 से नीचे आ गए। 1919 एक्टिव केसेस रह गए हैं। इनमें से जो है 147 एक्टिव केस अभी बिलासपुर में है, 180 जो है अभी चंबा में है, 255 एक्टिव केसेज अभी हमीरपुर में, 518 कांगड़ा में है, 21 किन्नौर में है, 40 अभी कुल्लू में है, 10 लाहौल स्पीति में है, 145 मंडी में है अभी एक्टिव केसेस, 188 शिमला में एक्टिव है, 94 सिरमौर में है, 162 सोलन में है, और 159 जो है वो शिमला में। कुल मिला के 1919 एक्टिव केसेस अभी मौजूद हैं। और आज जो सैंपलिंग है वो बहुत लो रही है संडे की वजह से। आज सिर्फ 2081 सैंपल लिए गए हैं। 217 सैंपल हुए बिलासपुर में, 225 हुए चंबा में, 102 हुए हमीरपुर में, 397 कांगड़ा में, बहुत बड़ा जिला 397, सिर्फ 6 सैंपल किन्नौर में, 59 सैंपल कुल्लू में, 28 लाहौल स्पीति में, 85 मंडी में, 211 शिमला में, 141 सिरमौर में सैंपल हुए जी, 314 सैंपल हुए सोलन में, और 206 सैंपल हुए 296 सैंपल जो है वो ऊना में हुए हैं। तो टेक्निकली अगर देखा जाए तो कांगड़ा 397 और 314 लाहौल स्पीति, माफ कीजिए मंडी, 314 सोलन में, और 296 ये ऊना के। इनको मिला के जो बाकी जगहों पे जो है कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा सैंपलिंग नहीं हुई है। 4078 टोटल डेथ हो गई अब तक, जब से ये कोविड आया है। 23 मार्च को पहली डेथ हुई थी 53 नागरिक की, और अभी जो है केसेस तो निश्चित तौर से कम हुए, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अभी संक्रमण गया नहीं है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। क्योंकि ये देखा गया है कि भारत में भी पिछले 2 दिन से थोड़े से केसेस फिर बढ़ गए हैं, क्योंकि हम लोग जो है बहुत ज्यादा लीनेंट हो जाते हैं अचानक से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ लोगों की जो है बातें अगर रह गई होंगी तो उसको लेंगे। जस्टिस फॉर जल रक्षक की बात दिनेश राजपूत जी हमने करी है, और 817 वालों की बात तो हम हमेशा करते हैं। 1867 पोस्टें आपकी, वी आर फॉर दैट, वी आर रेजिंग योर वॉइस रेगुलरली, यू ज्वाइन अस डेली। हम इसके लिए आपके आभारी हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया। आपका जुड़ाव हमारा हौसला बढ़ाता है, हमारी आवाज को बुलंद रखता है। अदरवाइज तो आप जानते हैं कि आवाजों को दबाने के लिए क्या क्या नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका, नसीब जी, रोहित राणा जी। लेकिन आप साथ हैं तो आवाज बुलंद होती रहेगी आपकी। आपकी आवाज बनने को हम तैयार हैं। आपका साथ हमारे को जो है निश्चित तौर से ऊर्जा देता है इसके लिए।
कुछ और लोग भी जो हैं वो कुछ कह रहे हैं, मैं वो जानना चाह रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ उसको। बहुत से कमेंट्स इतनी स्पीड से आ रहे हैं कि मैं कुछ देख नहीं पा रहा हूँ। मैक्सिमम 817 वालों के आ रहे हैं। और कब तक है आपकी संजय शर्मा जी एनएचएम की बात हमने करी, कब तक है 817 वालों की जो टैपिंग है? अनुराग बालिया जी, दिनेश गोयल जी, दिनेश पटेल जी, लवनीश जी, ये भी 817 वाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। कोई स्पेसिफिक सवाल हो किसी का तो उसको ले सकते हैं। रेगुलर पॉलिसी फॉर एनएचएम, जी हाँ शालिनी शर्मा जी, हम इसकी बात लगातार कर रहे हैं और आपके यहाँ से जो जो हमको इनपुट्स आते हैं आपकी संस्था से, हम उसको भी जो है अपने यहाँ रखते हैं। हाँ, एक भाषा अध्यापकों वाला मामला जो भी आया है, 200 भाषा अध्यापकों का भी नियुक्ति का इंतजार है। जेबीटी वालों की तो खैर, टीजीटी वालों की तो हो गई और जेबीटी वालों को परसों पोस्ट लगा है शायद मामला, तो उसमें शायद उनका भी मामला जो है वो सुलझ जाएगा। होप फॉर द बेस्ट। अचला शर्मा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और मुख्यमंत्री के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की हम कामना करते हैं, आप भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच जी। काइंडली इसको शेयर कर दीजिएगा, शेयर करेंगे तो ये और लोगों तक भी जाएगा जो आपके जो है नहीं, टेस्टिंग इंक्रीज तो करें जी, लेकिन कौन करेगा? दिक्कत ये है ना, कौन करेगा? 10,000 की टेस्टिंग अगर रेगुलर होती रहेगी तो आपको एग्जैक्ट पिक्चर जो है कुछ दिनों में पता चल जाएगी। लेकिन अभी 2,000 की हो रही है, उसमें 150 है, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो पॉजिटिविटी डेटा ऑटोमेटिकली कितना है। 100 के ऊपर 75 तो आ ही रहा है, 1000 के ऊपर 75 तो आ रहा है, 7 पॉइंट के आसपास जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच जी।